गंगा संवाद यात्रा इंडो क्लाइमेट लैब की पॉडकास्ट पेशकश। और इंडो क्लाइमेट लैब की गंगा संवाद यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रोफेसर ए.के. गोसाई जी मौजूद हैं। ये जल, हाइड्रोलॉजी, नदियों और क्लाइमेट चेंज के भारत के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली में लगभग 5 दशकों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और हमारा आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, आपने नदियों पर जल को लेकर, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, रिवर बेसिन हो या किसी भी तरह के यूटिलाइजेशन की बात हो, चाहे जल के रिसोर्स के रूप में जब हम देखते हैं, उन पर आपने काफी काम किया है। पर जब भी हम आम जनता, आम लोगों के तौर पर जब हम रिवर और रिवर बेसिन की बात करते हैं, हमेशा इनमें एक कंफ्यूजन बनी रहती है। कई बार हम जल की महत्ता को जानते हुए भी गहराई से समझ नहीं पाते। तो सर, आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति इस फील्ड के, आप हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप इसे एक आसान सामान्य भाषा में हमें किस तरह से समझाएंगे। ये बहुत ही एक उम्दा क्वेश्चन है जो कि मोस्टली लोग समझ नहीं पाते। मैं शुरू करूंगा हमारी जो नेशनल वाटर पॉलिसी है। नेशनल वाटर पॉलिसी में भी यही डिफाइन किया गया है कि अगर आपको वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए यूनिट जो है वो रिवर बेसिन होना चाहिए। तो उन्होंने क्यों डिफाइन किया रिवर बेसिन एज ए यूनिट, वो समझना ज़रूरी है। हम शुरू करते हैं कि जब बारिश आती है, हमारा तो मानसून बेस्ड कंट्री है, तो हमारा सारा का सारा पानी जो है इन 4-5 महीनों में आता है, मानसून के महीनों में। लेकिन पानी जब बरसता है तो ज़मीन के ऊपर बरसता है। अब बरसने के बाद उसका क्या होता है, उसमें कुछ पानी जो है वो सोख लेती है ज़मीन और कुछ पानी जो नहीं सोख पाती ज़मीन। ये डिपेंड करता है कि किस रेट पे पानी बरसा है, उसको हम बोलते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल हुई है तो जो पानी नीचे जाएगा ग्राउंड में वो कम होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि उसे टाइम नहीं मिलेगा नीचे इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि नीचे स्टेटा क्या है, किस टाइप की सॉइल है। अगर आपकी सॉइल जो है वो बहुत पोरस है तो ज़्यादा पानी सोख लेगी, और इस पे भी डिपेंड करेगा कि उस टाइम सॉइल मॉइस्चर का कंडीशन क्या है, वेटनेस कितनी है सॉइल में। अगर सॉइल वेट है, जैसे पहले अगर 2-3 दिन पहले अगर बारिश हुई है तो सॉइल काफ़ी उसमें पानी ऑलरेडी पहले से काफ़ी होगा, तो उस टाइम उनका जो सोखने का क्षमता है वो भी कम रहेगी। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डायनेमिज्म है उसका, प्रोसेस का, प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन ये जो पानी नीचे चला गया वो या तो सॉइल के अंदर रहेगा, अब्जॉर्ब रहेगा, या डीप चला जाएगा और जाके ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा, तो इट विल बिकम ए ग्राउंड वाटर। लेकिन बाकी का जो पानी है वो सारा फ्लो करेगा डिपेंडिंग ऑन कि आपकी स्लोप क्या है ग्राउंड की, और उसमें लैंड यूज़ क्या है, क्योंकि कितना पानी जो है वो रेन वाटर से स्टॉर्म वाटर बन जाएगा, रेन से डिपेंड करेगा कि आपका स्टेटा क्या है नीचे। अगर अर्बन एरिया है तो चांसेस हैं जहाँ जहाँ पे आपके पेव्ड एरियाज़ हैं, चाहे वो सड़क हो चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज़ हो, वहाँ पे आपका नेचुरल स्टेटा इज़ नॉट देयर एनी मोर, तो उसमें पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है। तो उसका जो कन्वर्शन ऑफ रेनफॉल टू रन ऑफ विल बी मच हायर। उसको हम रन ऑफ कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, कि उसमें अगर पहले आपका एक एरिया था जो कि डेवलप नहीं था, वो 60% पानी सोख लेता था, डेवलप होने के बाद वो शायद 30% या 20% ही सोखे, तो उसका जो रन ऑफ कोएफिशिएंट है
80% जो है उसका वो रन ऑफ में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा जो पानी है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इसको और चेंज स्केल करके देखें तो एक डिवाइड ऐसा आएगा जिसमें कि पानी अगर इधर गिरा तो इस रिवर में जाएगा, अगर दूसरी तरफ गिरा तो दूसरी रिवर में जाएगा। उसको हम रिज बोलते हैं। दैट इज द डिवाइड लाइन बिटवीन द टू बेसिन्स। सो जितना भी पानी अगर हम बेसिन जब डिफाइन करते हैं तो उसमें डिफाइन करते हैं कि किस पॉइंट, रिवर के किस पॉइंट पे हम बेसिन की बात कर रहे हैं। जो कंट्रीब्यूटिंग एरिया है उस पॉइंट रिवर पे, जैसे हम दिल्ली को ले लेते हैं। दिल्ली इज ए पॉइंट जहाँ पे हम चाहते हैं कि दिल्ली में देखा जाए कि दिल्ली में कितना बेसिन है यमुना का, कि दिल्ली इज ऑन यमुना बेसिन। तो यमुना का कौन सा एरिया है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो भी पानी गिरता है यमुना के ऊपर, यमुना बेसिन के ऊपर, वो सारा यहाँ पे दिल्ली में आके दिखेगा। सो उसको बोलते हैं हम कि ये लोकेशन जो है, इस लोकेशन पे इतना बेसिन है जो कि यमुना का, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा उसके रन ऑफ जनरेशन के लिए, और उसी हिसाब से उसमें पानी आएगा। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, यमुना इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज। बाकी भी ट्रिब्यूटरी जो साइड में ज्वाइन होती जाएंगी तो उसका बेसिन बढ़ता जाएगा। फाइनल बेसिन जो है, जहाँ जब जाके जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है, वहाँ पे उस लोकेशन पे सारी की सारी रिवर जितनी भी इसकी जो कंट्रीब्यूटिंग ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी मिला के उसका बेसिन बन जाएगा। तो वो बेसिन जो बनता है गंगा के लिए, वो करीब टोटल, अगर हम भूल जाएं कि हमारे कंट्री के अंदर है या बाहर है, क्योंकि बेसिन वो जो है पॉलिटिकल बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो उसमें टोटल बेसिन जो बनता है 1 लाख 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर बनता है। So that is 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वो है बेसिन गंगा का। हम जब नदियों की बात सोचते थे तो जैसे होता था कि पहले बच्चों की तरह से जब पेंटिंग बनाई जाती थी, ड्राइंग बनाई जाती थी, 2 लाइन खींची जाती थी पैरेलली या फिर थोड़ा सा मिएंडरिंग के साथ, और उसके बीच में नीला कलर होता था। हम इसे रिवर मानते थे। लेकिन जब आप रिवर बेसिन की बात कर रहे हैं तो इससे कहीं ज्यादा बियॉन्ड रिवर और उसका इन्फ्लुएंस है। क्योंकि रिवर में जो पानी आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जितना भी एरिया उसका बेसिन का है उस पे जो पानी गिरता है वो इस तरफ फ्लो होता है, तब जाके वो रिवर में आता है। और इसलिए जितना बड़ा बेसिन होगा, जितना बड़ा बेसिन का साइज होगा, उतना ही उसका साइज रिवर का बढ़ता जाएगा। तो जो आप, अगर आपने यमुना देखी है तो यमुना जो ही गंगा के साथ मिलेगी तो उसके नीचे वाला जो पॉइंट है उसमें दोनों का बेसिन एक अलग इकट्ठा हो जाएगा, और साथ में और भी जो नदियां आ रही हैं उधर नॉर्थ से, वो भी साथ में उसमें कंबाइन हो जाएंगी। तो इसलिए हर छोटी रिवर का भी अपना बेसिन है, और जो ये उनके बेसिन कंबाइन होते जाते हैं तो उसका रिवर का साइज बढ़ता जाता है। सर, गंगा की ही बात करते हैं। आपका एक और इंट्रोडक्शन ये भी है कि आपने सरकार के लिए बहुत सी पॉलिसीज में काम किया है, और स्पेशली गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान जो है वो आपने बनाया है, इसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। सर, अगर हम गंगा नदी की ही बात करें, चाहे हम उन्हें देवी के रूप में रखें, भारत की सबसे बड़ी नदी के तौर पर देखें, उसके कल्चरल सामाजिक महत्व के बियॉन्ड अगर हम एनवायरनमेंट के सिनेरियो में भी बात करते हैं, तो आपने जो प्लान बनाया था और उस नज़रिए से, मतलब जब उसके लिए आपने स्टडी की, तो आपने गंगा को किस तरह से देखा? मतलब आपकी नज़र में गंगा नदी क्या है और उसका भारत के लिए क्या महत्व है, और क्या हम उस महत्व को आत्मसात कर पाते हैं, क्या हम समझ भी पाते हैं उस महत्व? इसमें देखिए, हर नदी जो है उसका कैरेक्टर अपना एक अलग से है, क्योंकि नदी का पानी, जैसे मैंने बताया कि नदी का पानी कहाँ से आता है, और ये पानी इज ए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो कि जितने भी हमारे समुद्र हैं उसमें से पानी वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण से हमने सबने स्कूल में पढ़ा है। उसके बाद ये आके गिरता है लैंड मास के ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ
एक करेक्टर और भी है। आपने ये देखा होगा कि कुछ नदियां हैं ऐसी जो कि पेरिनियल हैं, वो 12 महीने चलती रहती हैं, हालांकि उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है स्नो मेल्ट का या ग्लेशियर मेल्ट का। सो हमारे ये जो हिमालयन रिवर्स हैं, दे आर ब्लेस्ड एंड दे हैव द वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज उसमें पानी जो आता है, बारिश का पानी तो आता ही है, लेकिन ऊपर जो एरियाज हैं उसमें बारिश नहीं होती है, उसमें स्नोफॉल होती है। और स्नोफॉल होने से वहाँ पे ग्लेशियर्स बन गए हैं, क्योंकि जब स्नोफॉल जो है, स्नो जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगी तो मास उसका बढ़ता जाएगा और वो ग्लेशियर्स, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। और अभी ग्लेशियर्स ऐसे थे पिछले हज़ारों सालों से कि वो लूज करते हैं पानी कुछ, जब भी उनमें से ग्लेशियर मेल्ट होता है, लेकिन साथ साथ और स्नो आ जाती है तो उनका मास ऑलमोस्ट वही रहता था। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता था, लेकिन आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से वी आर लूजिंग दोज ग्लेशियर्स, वो श्रिंक हो रहे हैं या वो फ्रेगमेंट हो रहे हैं, उनका बट रहे हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल जो है आपका ग्लेशियर जो है उसका मास कम होता जा रहा है। तो ये एक और चीज़ है, लेकिन मैं ये करेक्टर बता रहा था कि ये जो गंगा जो है इज अ पेरिनियल रिवर, क्योंकि उसमें स्नो मेल्ट और ग्लेशियर मेल्ट होता है। हालांकि दूसरी और रिवर्स भी हैं जिसमें कि वो भी पेरिनियल हैं, क्योंकि उसमें जब मानसून के बाद, मानसून जब होती है, जो 5 महीने हमारे हैं मानसून के, उस टाइम पानी बरसता रहता है और सोक होता रहता है ग्राउंड के अंदर, और ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो अप्रिशिएट होता है, ऊपर आ जाता है। अब एक और फिनोमेना है इसका रिवर्स का, कि रिवर जो है बहती है सबसे जो नीचे वाला पॉइंट है वहां पे, जहाँ पे वैली उसने बना ली है अपनी, ठीक है। और जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो जब ऊपर जाता है तो ग्राउंड वाटर टेबल का जो ये जो वाटर का लेवल है वो रिवर के लेवल से ऊपर है। तो सॉइल के अंदर एक ग्रेडियंट बनता है, क्योंकि हेड है, ये नीचे हेड पे है, इसका हेड ऊपर है, तो देयर इज अ ग्रेडियंट। जो पानी का बहाव जो है वो रिवर की तरफ है, या जहाँ पे भी स्लोप है उसकी तरफ है। तो उससे क्या होता है, जो ही ये पानी वाटर टेबल ऊपर जाता है बाय द एंड ऑफ द मानसून, देन देयर इज सम मूवमेंट ऑफ वाटर व्हिच इज गोइंग इनटू द रिवर, व्हिच वी कॉल बेस फ्लो। वो जो पानी जमीन के अंदर से जाता है वो जाता रहता है, इसलिए वो रिवर पेरिनियल रहती है, ठीक है। वो पेरिनियलिटी की रीजन वो है। अब हो क्या रहा है कि ओवर द इयर्स जो जो हमने डेवलप करना शुरू किया, हमने ट्यूबवेल्स बना दिए और बड़ा आसान हो गया, ट्यूबवेल आप डालो, पानी निकालना शुरू कर दो। कभी हमने ये परवाह नहीं करी कि वो पानी कहाँ से आ रहा है। एंड अभी सिचुएशन ये है, आपने अगर पढ़ा हो कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है हर साल डिक्लेयर करता है कि अब ये इतने ब्लॉक्स और जो हमारे हैं वो ग्रे हो गए हैं, एंड दे आर अंडर डेफिसिट, दैट मीन्स यू आर ओवर माइनिंग द ग्राउंड वाटर वहाँ से। उसका एक तो रिजल्ट है कि एक तो पहले ये सोचना है कि क्यों हुआ ऐसा, हुआ क्यों, क्योंकि जितना पानी हमें रिवर से मिला, जो कि रिवर के अंदर आ रहा है, जो कि हम यूज़ करते हैं एज ए सोसाइटी, पहले भी जितनी भी सभ्यता हुई हैं सारी रिवर के क्लोज हुई हैं, क्योंकि पानी वहाँ पे ही मिलता था। अब वो जो पानी है वो तो हमने ले लिया, हमने डाइवर्ट भी कर लिया, बैराज बना दिए, कैनाल्स में ले गए पानी, और इन द प्रोसेस रिवर हमारी जो है उसमें पानी हमने छोड़ा नहीं कुछ भी। तो उसके दो चीज़ें हुई, एक तो पानी आपका जो आपने रिवर से लिया, रिवर के नीचे जितना भी उसका था द फ्लोरा एंड फौना, जो कि उस पर डिपेंड करता था पानी के ऊपर, उनके ऊपर असर हुआ। दूसरा और भी उसके असर हुए कि जो उसमें पानी के बहाव से जितना भी जिनका उनका हैबिटेट है स्पीशीज का, उनके ऊपर असर हुआ।
तो वो तो एक चीज़ है। जी। दूसरा ये हुआ कि हमने ये कभी नहीं देखा कि हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो किस लिमिट तक यूज़ कर रहे हैं। हम्म। और वहाँ पे आता है क्वेश्चन कि हर रिवर का अपना एक रिसोर्स अवेलेबिलिटी है कि कितना पानी सारा बह के अंदर रिवर में आएगा, जी। और वो डिपेंड करता है कि रेनफॉल कितनी हुई, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हर एक रिवर का अपना एक करैक्टर है कि कितना पानी उसके वो दे सकती है, वो हमें मालूम है। और अगर हम उसके जो यूटिलाइजेशन है पानी का, जी। उससे हम ऊपर ले जाते हैं, तो इसका मतलब हमारी आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा हो गया। जी, जी, जी। तो वो जो डिफिसिट है जी। वो हमने लेना शुरू कर दिया ग्राउंड वाटर से। तो नाउ इफ यू सी के हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है, इसका मतलब हमारी डिमांड जो हम डाल रहे हैं उसके बेसिन के ऊपर, वो हमारी कंबाइंड डिमांड, चाहे वो इरिगेशन की डिमांड हो, डोमेस्टिक डिमांड हो या इंडस्ट्रियल डिमांड हो, कंबाइंड डिमांड हमारी जो है वो जितनी अवेलेबिलिटी है उससे बढ़ गई बहुत है। ज़्यादा। तो वो सस्टेनेबल नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला अगर हम रिजुविनेशन की बात करते हैं, जी। तो सबसे पहला हमें काम ये करना है कि हमारी डिमांड जो है शुड बी विद इन द अवेलेबिलिटी। जैसे अगर हम राजस्थान का कोई अगर छोटा सा रिवर बेसिन ले लें, जी। तो उसमें तो पानी वैसे ही नहीं है। ठीक बात। उसमें अगर हम ग्राउंड वाटर भी लेते जाएंगे तो जो भी उसमें पानी आता है कभी थोड़ा बहुत, वो भी सारा जो है वो ग्राउंड वाटर खींच लेगा। जैसे मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर हमारा लेवल जो है जी। यहाँ पे आ जाता है आफ्टर द मानसून, ये रिवर तो यहीं पे है, लेकिन अगर हम इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हाँ। और इतना ज़्यादा नीचे ले जाते हैं जी, जी, ग्राउंड वाटर जी, टेबल जी। को कि ये यहाँ पहुँच गया, नाउ देयर इज अ रिवर्सल ऑफ फ्लो। हाँ। द रिवर से पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में जा वो सकता ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। तो अभी जो है बहुत सारी हमारी रिवर्स जो हमने इसमें गंगा के केस में हमने शो किया है, जी। क्योंकि जब हमने गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान बनाया तो उसमें हमने मॉडलिंग करी, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग करी। अब आप मैं थोड़ा सा समझा दूं कि हाइड्रोलॉजिकल मॉडल क्या है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ कि जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन का है, चाहे वो फ्लो का है, जी। वो हम मैथमेटिकली उसको सिमुलेट करते हैं, बिकॉज वो डिपेंडेंट है ऑन थिंग्स लाइक रेनफॉल कितनी हुई, वो कैसे बटी, कितना पानी नीचे गया, कितना पानी सरफेस वाटर से इधर चला गया, एंड ये सारा डायनेमिक प्रोसेस है। तो इसलिए उसको सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं हमारे फ्लो के या जो रिटेन करने के, इवेपोट्रांसपिरेशन के, all these natural processes have to be brought into the simulation model. तो अगर हम उसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं, उसको हम प्रूव करते हैं फिर कि हमें मालूम है कि ये रेनफॉल हुई, जी। हमारा करेक्टरिस्टिक्स हमें पता है बेसिन के क्या है, तो फिर हम जनरेट करते हैं कि अगर ये रेनफॉल हुई तो हमने मॉडल ने क्या जनरेट किया, उसमें हम क्रॉप्स भी साथ में ग्रो करते हैं कि ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमने ये क्रॉप लगाई, जी। इतना एरिया, उसमें हमने इरिगेट भी किया तो कितना पानी इरिगेट किया, ठीक बात। उससे भी थोड़ा इंड्यूस होगा रिचार्ज। तो ये सारी चीज़ें उसमें डाल के फिर हम एक चेक पॉइंट बनाते हैं कि यहाँ पे हमने फ्लो मेजरमेंट हुई है बाय सेंट्रल वाटर कमीशन और स्टेट वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट्स, तो उन्होंने फ्लो कितना बताया उस दिन का और मॉडल ने क्या दिया। अगर दोनों मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने वी हैव हिट द जैकपॉट, वी आर इन अ पोजीशन टू नाउ सिमुलेट ऑल द प्रोसेसेस जो कि नेचुरल प्रोसेसेस हैं, एंड वो उसके बेसिस पे हम ये सारा काम कर सकते हैं। और उसके बेसिस से ये भी देख सकते हैं कि आपने अगर कोई चीज़ बनाई है, जैसे आपने एक रिजर्वायर बना दिया, डैम बना दिया, उसका असर क्या होगा नीचे। तो ये सारे हमने मॉडल जो है इसके लिए गंगा के लिए बनाया। उसमें साथ में हमने ग्राउंड वाटर मॉडल भी बनाया और उसमें हमने शोकेस किया कि कौन कौन सी स्ट्रेचेस हैं गंगा की विच आर लूजिंग वाटर टू द ग्राउंड वाटर, और हमने क्वांटिफाई करके दिया। तो उसका एक पब्लिकेशन है हमारा जो कि हमने उसमें डाला इंटरनेशनल जर्नल में। तो उस टाइम हमने बताया कि ये जो है आपका जो ग्राउंड वाटर माइनिंग हो रही है उसकी वजह से रिवर जो है वो लूज कर रही है करैक्टर अपना। तो आप अगर, क्योंकि उसके बाद फिर शुरू हुआ कि एनवायरमेंटल फ्लो बहुत ज़रूरी है। अब एनवायरमेंटल फ्लो क्या है? एनवायरमेंटल फ्लो
ग्लोबली अब ये रिकग्नाइज हुआ है कि कुछ पानी जो है, जो वहाँ पे फ्लोरा फौना है, जो कि डिपेंड करता है उसके ऊपर, पानी जो आपका वेटलैंड्स हैं या रिवर का पानी जो है, उसमें कितनी बार वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, बिकॉज व्हेन मोर वाटर कम्स उसके जो किनारे हैं वो भी साथ में वेट हो जाते हैं. तो दे आर ऑल द हैबिटेट ऑफ स्पीशीज. तो कितना पानी जो है वो मिनिमम इसको रिवर को चाहिए टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्पीशीज. दैट इज द एनवायरमेंटल फ्लो. तो उसमें भी एक कमेटी बनी थी जिसमें हमने डिफाइन किया था, क्योंकि स्पीशीज जो हैं वो चेंज होती रहती हैं फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया. पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा कि क्या स्पीशीज हैं वहाँ पे, रिक्वायरमेंट क्या उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देन यू हैव टू डिफाइन कि ये वाला जो है इस रीच में इतना पानी मिनिमम चाहिए. So we had to start with, without the studies were not there, so we said that at least on the basis of कि पहले क्या होता था natural process system में, कितना पानी उसमें आता था. So we also used the modeling approach to define के naturalized flows क्या थे आज से 50 साल, आज से I mean, अगर डेवलपमेंट नहीं होती, अगर हमने ये डाइवर्ट नहीं किया होता पानी, जैसे भीमगोड़ा में या उसमें यमुना में, गंगा कैनाल में या यमुना जो कैनाल्स हैं, तो तब फ्लो कितना होता रिवर में. दैट इज द नेचुरलाइज्ड फ्लो, और वी कैन आल्सो से उसको बोलते हैं वर्जिन फ्लो. तो जब हमने वो डिफाइन कर दिया तो आपको ये पता चल जाता है कि कितना मिनिमम फ्लो था उस टाइम. तो उतना एटलीस्ट दैट इज योर टारगेट कि इतना होना चाहिए था, बट उसमें से कितना दे सकते हैं वो डिफाइन किया जा सकता है. अब सिचुएशन ये है कि अगर फर्ज करो आपने कुछ हाथनी कुंड बैराज पे आपने जैसे डिसाइड किया कि 10 क्यूमेक्स हम छोड़ेंगे, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि अगर वो छोड़ भी दिया जाता है तो पानी दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रास्ते में ही द ग्राउंड वाटर टेबल इतना नीचे है कि वो सारा का सारा पानी जो है उधर चला जाएगा. तो इसलिए जब हम बात करते हैं अभी रिवाइवल ऑफ आवर रिवर बेसिन्स, तो ये सारी स्टडीज बहुत ज़रूरी हैं. उसमें ये डिफाइन करना कि पहले ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशंस क्या थी, उनको उस लेवल पे लेके आना, ताकि ये जो पानी जो मिलता था नदी को ग्राउंड वाटर टेबल के अप्रिसिएशन से वो मिलना चाहिए, और वो हमारा टारगेट होना चाहिए. उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है वो देखना ज़रूरी है. तो इसलिए अभी जो काम हो रहा है उसमें जब तक हम अपने पॉलिसीज इस तरह की नहीं बनाएंगे कि हम टारगेट सेट करें, और वो ये ओवरनाइट नहीं हो सकता. अगर आप रिचार्ज भी करो, अभी हम सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर कि वो हम कर लें तो सब ठीक हो जाएगा. बट मैंने क्या देखा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अभी इंडस्ट्रीज भी हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करती हैं अपने कंपाउंड में, उसके बाद कहते हैं ये तो मेरा पानी है. ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कोई ऐसा आप नहीं काम कर रहे जिससे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं पानी. आप जो पानी आपने अभी रोक लिया वो कहीं और जा रहा था पहले, ठीक है, तो आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो उल्टा जो है पानी जो पहले नीचे जा रहा था उसको कम कर दिया. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, और द वाटरशेड मैनेजमेंट जो अप्रोच है, मैं तो गवर्नमेंट को भी यही कहता रहता हूँ कि बाय डूइंग द ओवरडूइंग द वाटरशेड मैनेजमेंट वी हैव क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स. सो यू हैव टू, क्योंकि वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि आप इंड्यूस करते हैं रिचार्ज, ज़्यादा पानी नीचे जाए. उससे क्या है कि जो आपके नीचे वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि एग्जिस्टिंग बड़े बड़े डैम्स हैं आपके पास, जहाँ पे ये पानी पहले उधर जाता था, वो उधर जाना बंद हो गया, यहीं रुक गया. तो उसमें वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे जो आपके दे आर इम्पैक्टेड. सो इसलिए वो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ओवरडूइंग ऑफ दैट इज, थोड़ा सा करो आप, लेकिन आपको पहले एक ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा कि एक बेसिन में कितना रिचार्ज जो है वो किया जा सकता है, उससे बात नहीं. वहाँ पे
बंद हो जाना चाहिए। सो वो उस टाइप की स्टडीज होना बहुत ज़रूरी है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि जब तक आप अपनी डिमांड नहीं कम करोगे, मेन चीज़ जो है रिजुविनेशन के लिए जो चाहिए वो डिमांड मैनेजमेंट है। डिमांड मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपनी वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाइए। या तो दैट मीन्स अगर आपकी एक यूनिट में आपकी अभी क्रॉप तैयार हो रही है, अगर आप अपना मेथड ऑफ इरिगेशन चेंज कर लेते हैं तो आपका आधा यूनिट पानी चाहिए। जैसे आपका स्प्रिंकलर ड्रिप सिस्टम है, अभी हम फ्लडिंग करते हैं, तो फ्लडिंग में काफ़ी पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, इन द सेंस कि वो नीचे चला जाता है, या तो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा या इवेपोरेट हो जाएगा। उसको रिसाइकल होने में टाइम तो लगेगा। उसमें यू हैव लॉस्ट जो पानी आपका जो था, जितना चाहिए था उससे आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया। तो उसमें हमारी जो यूजुअल वाटर यूज एफिशिएंसी है एग्रीकल्चर की इज अराउंड 30 to 35%, which can be taken to 65% easily by changing the method of irrigation. अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका पानी तो वैसे ही डबल हो गया। दैट इज द डिमांड मैनेजमेंट। सिमिलरली एट द अर्बन एरियाज लेवल, जहाँ पे हम जैसे दिल्ली है, दिल्ली में अगर हमारा पानी जो है वी हैव अराउंड मोर देन 1000 MLD जो कि हमारा यूज़ होता है, उसमें से 80% जो है वो सीवेज बन जाता है। तो उसको अगर हम सीवेज को ट्रीट करके अगर हम उसे रीयूज़ करें, जो कि बहुत सारे कंट्रीज कर रहे हैं, तो आपकी डिमांड उतनी कम हो जाएगी। यू विल बी यूजिंग दैट फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पज। आपके बहुत सारे नॉन पोर्टेबल पर्पजेज हैं जो कि जैसे आपको इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए, वो अपने आप करेंगे, तो उनको आप ये ट्रीटेड पानी दे सकते हैं। सो दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ रीयूज इज आल्सो डिमांड मैनेजमेंट। तो इस तरह के जो एक्शंस हैं ना, सिमिलरली अगर आप एक बेसिन की बात कर रहे हैं कि कितना पानी है, अगर आपका पानी बहुत सारा जो है वो उन क्रॉप्स में जा रहा है जो कि वाटर इंटेंसिव है, शुगर केन है, पैडी है, तो उनका आप एरिया कम कर दीजिए। तो ये सारी जो है ना, ये सारी पॉलिसीज इश्यूज हैं, उसमें इनको रेगुलेट करना ज़रूरी है। जब आप वो करेंगे तो आपका ग्राउंड वाटर जो आपने ग्राउंड वाटर यूज़ जो अभी कर रहे हैं वो कम होगा, तो अपने आप ग्राउंड वाटर एप्रिशिएट होगा। अभी क्या हो रहा है कि जैसे इंडस्ट्री कहती है कि मैंने इतना पानी जो है उसमें रिचार्ज किया है, उससे डबल वो निकाल लेते हैं कि ये तो मेरा पानी था, विच इज़ नॉट देयर वाटर। सो आई फील कि हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज कि करना क्या है, उसके लिए डायग्नोसिस इज इम्पॉर्टेंट कि हेल्थ प्रेजेंट एक बेसिन की हेल्थ क्या है, बोथ हाइड्रोलॉजिकल हेल्थ, दैट मीन्स द क्वांटिटी जितनी आ रही है उतनी हम उसे ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि वी आर नॉट एक्सीडिंग द अवेलेबिलिटी, एंड द एनवायरमेंटल हेल्थ। एनवायरमेंटल हेल्थ मीन्स जो हम वापस डाल रहे हैं पानी, हम गंदा तो नहीं डाल रहे, सो वो भी ज़रूरी है। इन दोनों को साथ लेके चलने से we can revive our systems in a very scientific manner and doing the monitoring and assessment साथ साथ कि हमने क्या किया, उसका रिजल्ट क्या निकला, and learning from that। तो उसके लिए हमारे पास अभी आजकल the technology is so ripe कि we can make the digital twins which we have made for every basin। We already have the digital twins of every basin और उसको हम यूज़ कर रहे हैं, एक even doing the early warning system for the river basins। So we have a portal which can be used is a public domain portal which can be used by anybody। तो उसमें हर रोज़ हम सिमुलेट करते हैं कि रेनफॉल फोरकास्ट कितना दिया IMD ने, वो अगर इफ इट कम्स ट्रू देन कितना पानी आएगा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बेसिन एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ योर चॉइस। सो उस टाइप की जो है वो करके इज they're all GIS based platforms, very easy to understand, and then you can expect the public to participate after giving them the knowledge कि ये हम करना चाहते हैं, लेकिन उनको बताने के बाद कि क्यों करना चाहते हो ऐसा। जब आप उनको बताओगे कि क्यों करना चाहते हो, they are convinced, then they will be good partners।
अभी तो हम सिर्फ इज मोर ऑफ ए लिप सर्विस कि हाँ भाई आप पार्टिसिपेट करो, तो लेकिन उनको पता नहीं कि पार्टिसिपेट किसके लिए करो। हाँ सर, जब गंगा संवाद यात्रा की हम बात कर रहे हैं, हम इसमें एग्जैक्टली ये चाहते हैं कि हम न सिर्फ गंगा के बारे में हर तरह के स्टेक होल्डर्स से बातचीत करें, जिसमें आपके जैसे एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो आम जनता है, उनसे बात करें, उनके नॉलेज को लें। और जैसा आपने बताया कि ये नॉलेज सभी के पास जाना चाहिए, और अगर वो एटलीस्ट नॉलेज से एम्पावर्ड होंगे तो वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में होंगे अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन देने के लिए, और एटलीस्ट इस चीज़ को समझने के लिए भी कि वो कंट्रीब्यूशन क्यों दिया जाना चाहिए, क्यों उसकी ज़रूरत है। तो जो हमने शुरू में महत्ता की, महत्व क्यों है उसकी बात की थी, तो उसके भी रीजंस यहाँ से निकल कर आते हैं। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल आपसे इस बात पे एग्री करते हुए दो अलग अलग चीजें, अभी आपने जीआईएस की बात की, तो सर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जीआईएस सिस्टम स्पेशली हाइड्रोलॉजी के लिए, रिवर बेसिन मैनेजमेंट के लिए या रिसोर्स प्लानिंग के लिए किस तरह से काम करता है, और ये सैटेलाइट इमेजिंग की टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या है? सी अगर जीआईएस बेसिकली टूल है which is geographic information system, and I can at least proudly say that I was the first one to introduce a course on GIS in 93 in IIT लॉन्ग Delhi. बैक। उस टाइम GIS का कोई बात नहीं करता था। सो GIS में एडवांटेजेस क्या है? जैसे हम हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग की बात करें, हमें शुरू से ही पता था एज हाइड्रोलॉजिस्ट कि ये सब चीज़ें जो आप कन्वर्ट करते हैं रेनफॉल को रन ऑफ के अंदर, एंड यू असेस कि कितना पानी आएगा आफ्टर नोइंग के कितना पानी बरसा है, एंड आफ्टर नोइंग कि किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिन के, वो सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि एक बड़े बेसिन्स को डिवाइड करना छोटे छोटे एरियाज में, क्योंकि किस पे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रन ऑफ जनरेट होगा। देयर आर 3 बेसिक थिंग्स। एक कि आपका लैंड यूज किस टाइप का है, जैसे मैंने पहले भी बताया, सॉइल किस टाइप की है, और टेरेन किस टाइप की है, कितनी स्लोप है, फ्लैट है। सो ये 3 चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें मिलके बताती हैं कि क्या उसका कंट्रीब्यूशन होगा फॉर स्पेसिफिक रेनफॉल, कितना उसमें जनरेट होगा रन ऑफ। और चौथी चीज़ जो है कि उस टाइम कंडीशंस क्या है, वेदर कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर क्या है, विंड वेलोसिटी क्या है, क्योंकि दैट विल डिसाइड कि इवेपोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट क्या है आपकी बायोमास की, जो भी आपने क्रॉप्स में बीजी हैं, या आपका जो फॉरेस्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो ये सब चीज़ें पता होते हुए भी अल्टीमेटली कहाँ जाके फंस जाता था कि ये सब जो है, अगर हम लैंड यूज की एक लेयर है हमारे पास, सॉइल की एक लेयर है, इनको जब हम ओवरले करते हैं, एक लेयर और है उसकी टेरेन की, स्लोप्स की, इनको जब हम ओवरले करते हैं तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनते हैं। एक छोटा सा एरिया होगा इसकी एक टाइप की लैंड यूज है, उसकी सॉइल एक टाइप की है, और स्लोप एक टाइप की है। तो इस ओवरले के लिए हमें टूल्स चाहिए थे जो कि ये एनालिसिस कर सकें। तो जीआईएस वाज दैट। जीआईएस अब 3 लेयर अगर हम बना लें तो उनको हम ओवरले करके हम दिखा सकते हैं कि कितने उसमें से यूनिट्स बने, जो कि आपको मॉडल करने के लिए दे आर द बेस यूनिट्स। क्योंकि अगर बारिश होगी एक टाइप के लैंड यूज के ऊपर, हम कह सकते हैं कि उसका रिस्पॉन्स ठीक वैसा ही होगा, लेकिन उसकी अगर लैंड यूज तो एक टाइप का है, सॉइल उसकी अगर चेंज होगी तो उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। सो यू हैव टू हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेम लैंड यूज, सिमिलर लैंड यूज एंड सिमिलर सॉइल। राइट, ओके। तो उसके मल्टीपल कॉम्बिनेशन जब बनते हैं तो वो एनालिसिस जो है दैट वाज मेड अवेलेबल बाय द जीआईएस आफ्टर द जीआईएस केम इनटू पिक्चर। अब हमारे लिए हम उसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल रिस्पॉन्स यूनिट, कि एक छोटा सा एरिया, उसका सिमिलर सॉइल है, सिमिलर लैंड यूज है, सिमिलर स्लोप है। दैट इज अ बेस यूनिट फॉर आवर मॉडलिंग। ठीक है। तो उसको जब हम कंबाइन करते हैं, नाउ ऑल दिस इज डन एंड वी कैन प्रोड्यूस द रिजल्ट्स एंड टेक द उसका जो असर है इन सब चेंजेस का, विच आर द स्पेशल वेरिएबिलिटीज, उसका हम उसके मॉडल के अंदर ला सकते हैं।
हाँ सर, जिस मतलब भाई आपने कहा कि टूल है तो As a tool. ट्रू बिल्कुल As a सही tool बात है। which is very good as a depiction tool also, क्योंकि लोग देख सकते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन। आपको दिखता है कि ये मेरा जो है ये बाउंड्री है मेरे बेसिन की, ये मेरे सब बेसिन की बाउंड्री है, जी और विद इन ईच सब बेसिन ये एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि हाइड्रोलॉजिकल रिस्पांस यूनिट है, बिल्कुल वो भी दिखता है। जी तो वो सारा कुछ मिला के द comprehension becomes much easier and you can then do many more things. आप जैसे ये देख सकते हैं कि लैंड यूज कैसे चेंज हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ऑल दोज थिंग्स वी आर डूइंग। राइट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बाद अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं, बिकॉज गंगा सदियों या हजारों सालों से भारत की एक तरह से जीवन रेखा रही है, लाइफलाइन रही है, और इसके अराउंड सिविलाइजेशंस एम्पायर्स डेवलप हुए हैं। अगर हम उन ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करें जो आम जनता के बीच में, अलग अलग वर्गों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में सदा से रहा है, आपने जब ये गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान बनाया तो इसमें क्या उन नॉलेज को, उस ज्ञान को आपने इनकॉर्पोरेट किया, या उनसे कुछ डिस्कशन हुआ और आपको कुछ यूनिक चीज उसमें कुछ समझ में आई जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, उसमें जहाँ तक पोल्यूशन की बात है, ट्रेडिशनल नॉलेज वाज देयर, वी यूज्ड टू वर्शिप वाटर, जी ठीक है। जी किसी भी चाहे वो गांव हो चाहे वो टाउन हो, कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि आपका जो गंदगी है वो वाटर बॉडीज वाज क्रिएटेड, जी उनके मंदिर पास होते थे, बिल्कुल टैंक होता था, जी कभी आपने गंदा टैंक देखा? सो दैट वाज द ट्रेडिशनल नॉलेज विच वी लॉस्ट। हमने उनको पोल्यूट करना शुरू कर दिया। तो अभी भी अगर हम उनको इम्पोज करते हैं, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे एंसेस्टर्स ने दिए थे, दैट इज द ट्रेडिशनल नॉलेज विच वी नीड टू इनकॉर्पोरेट। बाकी जो चीजें हैं कि ठीक है, हमने जैविक खेती जो है वो वी शुड डू इट, फाइन, दैट इज गुड, क्योंकि जो जितने भी ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं उसमें क्योंकि हम ओवरडोज यूज कर रहे हैं, इसलिए दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर हम विलेज लेवल पे, टाउन लेवल पे अगर हम यही काम करना शुरू कर दें कि जो भी पोल्यूशन हमारा है, जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, सोर्स क्या है? घर है, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने डेवलप किया टाउन, उसमें हमने सबसे पहला काम किया कि सबको पानी चाहिए। एक ज़माना था कि हैंडपंप था, पानी उसी से ही सब गुजारा करते थे। यहाँ एक गली के अंदर एक वन टैप था जिसमें कि सब लोग अपना पानी ले लेते थे। उसके बाद घरों में पानी आना शुरू हो गया। तो सबसे बड़ी जो गलती हमने करी कि जब हमने घरों में पानी दिया, उसके साथ साथ टॉयलेट्स घरों के अंदर आ गए, और टॉयलेट्स में से सीवेज जाना शुरू हो गया, वेस्ट वाटर जाना शुरू हो गया। तो हमने वेस्ट वाटर के लिए बनाए, हमने सीवरेज नेटवर्क किया, लेकिन वो पूरा नहीं किया। अभी भी देखो, दिल्ली हमारी कैपिटल है, अभी भी 40% ऑफ दिल्ली इज नॉट हैविंग सीवरेज नेटवर्क, ठीक है। तो पानी हम उनको दे रहे हैं, लेकिन पानी देने के बाद जब आपको पानी मिल जाता है अराउंड 200 लीटर्स पर पर्सन, तो उसमें टॉयलेट भी वहाँ पे है, सीवेज जनरेट होगा ही होगा, वेस्ट वाटर बनेगा ही बनेगा। पहले क्या होता था कि आपका वेस्ट वाटर बनता नहीं था, क्योंकि आप पानी जब सिटी से स्ट्रीट से लेके आओगे या हैंडपंप से लाओगे, उतना ही यूज करोगे जितना आपको चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है वो हमने शुरू कर दिया, लेकिन उसका वो जाएगा कहाँ, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं हमने डाली। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए हमने, या तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा सीवेज, अगर पहुँच रहे हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वर नॉट एफिशिएंट कि वो जो उसके पैरामीटर्स, जो डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, उतना ट्रीट करके दें। सो इन द प्रोसेस एंड ओवर एंड अबव दैट, बहुत से ऐसे इलाके हैं हर शहर में जहाँ पे कि आपकी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, वी नो दैट, उनको भी पानी दे रहे हैं, तो उनके पास तो टॉयलेट भी नहीं है, तो वो कहाँ जा रहा है?
क्योंकि जितने भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं आपने देखा होगा कि वो किसी ना किसी ड्रेन के पास होंगी या किसी वाटर बॉडी के पास होंगी, तो उनका सारा सीवेज जो है उसके अंदर जा रहा है। सो जब ये होगा तो फाइनली अगर आप कहो कि मैं जब यमुना के अंदर जो ही वो गिरेगा ड्रेन से, जो जिस ये ड्रेन जो कैरी कर रही है सारा सीवेज, तब मैं उसको ट्रीट करूंगा, तो इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि सिटी के अंदर जो भी हो रहा है वो ठीक है, सिर्फ यमुना को हमें क्लीन करना है, जो गलत बात है। वही चीज ये जो 2015 का एनजीटी का ऑर्डर है, जिसमें कि आई वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इनडायरेक्टली एज ए टेक्निकल पर्सन, तो उसमें हमने उस टाइम यही दिया था कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि सोर्सेज क्या हैं उसके सीवेज के, कहाँ से सीवेज आ रही है, क्यों हमारी सारी ड्रेन्स दिल्ली की जो है, दिल्ली हैज अराउंड 201 नेचुरल सेगमेंट्स ऑफ नेचुरल ड्रेन्स, जो कि आप किसी से भी पूछो वो सिर्फ कहते हैं 22 हैं, विच आर द फाइनल पोर पॉइंट्स इनटू यमुना, बट ईच पोर पॉइंट हैज इट्स ओन नेटवर्क। तो ये जितने भी नेचुरल ड्रेन्स हैं, हमने उनको, AECOM was the company which was helping DJB to formulate the sewerage master plan. DJB is Delhi Jal Board. दिल्ली जल बोर्ड। उन्होंने कहा कि ये 20 साल लगेंगे, ये 2014 की बात है। Then Justice Satendra Kumar said, "Can you call them to IIT and have a meeting with them and find out why they are saying so?" मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि 20 साल क्यों बोल रहे हो आप? 20 साल का मतलब कि आपका जो प्लान कर रहे हो उसके आगे निकल जाएगा। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी सोसाइटी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे 1500 अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, उनके अंदर सीवर लाइन डालना बहुत मुश्किल है, तो इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो मैंने कहा ठीक है, लेट्स गिव यू ए रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव। एवरी अनऑथराइज कॉलोनी इज ए कॉम्पैक्ट एरिया, and whatever, because they are being given water, so उनका जो waste water है, that must be flowing, when that is flowing under gravity through the drains which वो बनाई है उन्होंने अंदर, और ultimately will be coming out from 1 or 2 locations at the most, not more than that. मैंने कहा no, your change objective is कि जो ही ये बाहर आए इसको टैप करो, और जो आपने जो अपना नेटवर्क बनाया है एज ए सीवरेज मास्टर प्लान, उसके अंदर ले जाओ। सो मैंने कहा अब मेरे को बताओ कि कितना टाइम लगेगा, एंड मनी वाज आल्सो एट स्टेक। दे सेड 20,000 करोड़ एट दैट टाइम। सो मैंने कहा यू टेल दैट इफ दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दैट नो सीवेज शुड गो इनटू एनी ऑफ द नेचुरल ड्रेन इन दिल्ली, then how much time it will take and how much money it will take. So they came back after around 2 weeks, and they said that it will take 3 years and 4,500 crore. So that is what is the order of NGT, but it has not been implemented properly. It's not fully implemented. And उसमें देखो बहुत ज़रूरी है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है जब भी जहाँ भी उनको लगा कि यहाँ से हम ड्रेन में से उठा लेते हैं. That is not the answer. We have to make sure that these drains which are supposed to carry the storm water only, they should be dry during the summer period. Only then you can clean them properly. Your flooding will be taken care of, and you won't be having a situation that they are running with the sewage all throughout the year. If that is implemented, and that is implementable. And the same thing has to be done for every city in the country. And if you do that, I can guarantee you that all the pollution problem of the rivers can be taken care of. Okay, that's very interesting. और मतलब ये है कि इसके लिए ऑलरेडी प्लान मौजूद है. हम अगर प्रॉपर्ली इसे इम्प्लीमेंट करें तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में एटलीस्ट 3 साल, हम 5 साल भी अगर लें तो उसमें वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. तो आई थिंक क्योंकि देखो अगर ये क्लीन हो जाती है देन यमुना इज ऑटोमेटिकली क्लीन. उसमें तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा. सो अनलेस यू ट्रैप द सोर्सेज. और हमने ये भी उनको बताया है, ये जो मैं एक प्रोजेक्ट की बात अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया फॉर वाटर सिक्योरिटी ऑफ दिल्ली. उसमें हमने फॉर द एरिया व्हिच इज वेयर वी आर सिचुएटेड, द आईआईटी कैंपस इज सिचुएटेड, इज कॉल्ड बारापुला बेसिन.
तो उसमें हमने शो किया था कि आपको सारी ड्रेन्स पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ड्रेन्स हैं विच नीड अटेंशन, विच आर कैरिंग मोर सीवेज। तो हमने उनको एक प्रोसीजर बताया. We took the samples from all these drains which are within the Barapola basin Right. and identified which are the ones which are hotspots. Hmm. So that means you have reduced your area of inspection to almost 1/10 of the basin area. And now you can go into that and see that which are the sources within that area. जी. So likewise, and that's where you can involve the local People. हाँ. local people जी जी जी. because it's for their betterment. बिल्कुल. So we have to, when we talk of the stakeholder participation, these are the kind of things to be done that you have to have an objective कि वो क्या करेंगे जी. और वो क्यों करेंगे. Hmm. What will be their contribution? If you do in that manner, then I think you can solve many other problems. सर इसी को ही अगर हम गंगा नदी के सिनेरियो में लेते हैं, जैसा आपने दिल्ली और यमुना के सेंस में बात की, तो आपको क्या लगता है, क्या इस पर कोई पर्टिकुलर प्लान ऐसा या तो बना है, बिकॉज आपने रिवर बेसिन मैनेजमेंट का प्लान बनाया है, बट अगर हम पॉल्यूशन हटाने की बात करें, रिजुवनेट करने की बात करें, तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि 3 साल अगर जैसे दिल्ली के लिए लग रहा है, तो हम 5 साल, 8 साल या 10 साल में एटलीस्ट पूरे गंगा रिवर बेसिन एक चीज और जो हमने करी थी, I was also party to the Ganga Act, जी जी which was formulated on the request of Ministry of Water Resources, and Justice Malviya was the chairperson. अच्छा. And we had there also we had debated all these things, and that has gone into the act also. जी. That if you want to solve the problem of big river basins, you have to use a strategy. क्योंकि होता क्या है, जितनी भी आपकी पॉलिसीज हैं अराउंड वाटर, they are implemented at the district level. The district collector is the one who has to take action बिल्कुल. and who has to see that all the policies are converging properly. जी जी. They are effective on ground. So we had suggested there that there should be district level committees formulated, which will, and we had said that using the GIS platforms, the analysis can be done for each district कि उनका स्टेटस क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी डिमांड क्या है ऑफ वाटर, how much is their share of water, जी. and that has to be regulated, and what is the pollution they are bringing to the जी. in their district, how they are handling the pollution. So if you do that, then the effectiveness of your expenditure of the money which is becoming available under different schemes, that becomes better, convergence becomes better, and you are working towards a goal. So that is, I have been told that they have made the district level committees, but how effective they are, whether they are in a position, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये भी तो होता है ना कि पॉलिसी तो बन गई, बड़ी अच्छी पॉलिसी बन गई, बिल्कुल. उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिव है, हैव वी डन एनी पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन कि क्या उसका रिजल्ट निकला, कितना आपने पैसा किस काम के लिए खर्चा और उसका रिजल्ट क्या निकला, इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है. So we need to get into those things where the technologies are now ripe enough to provide you all the facilities. सर इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे आपने बताया कि हमने शुरुआत की तो न सिर्फ रिवर और रिवर बेसिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि कितना लार्ज स्केल में हमें सोचने की ज़रूरत है, और उसके बाद हर एक छोटे छोटे चीज़ों को अगर हम प्रॉब्लम्स को आइसोलेट करते हैं, तो उस आइसोलेशन की हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और उन सॉल्यूशंस को जब इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं, तो न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि जो बाकी बॉडीज़ भी हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs हैं, और साथ ही साथ जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, आम जनमानस है, ये भी इसके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, अगर हम उनके लिए उनका रोल डिफाइन कर लें और उन्हें नॉलेज से एम्पावर करें. और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, उसमें एक चीज़ और ऐड करने की ज़रूरत है कि ऑल दिस इंफॉर्मेशन शुड बिकम पब्लिक, जी, और ओनली देन द स्टेक होल्डर्स विल बी इन्वॉल्व्ड. जी, उनको समझ आनी चाहिए कि आपने क्या किया, जी, उसका असर क्या हुआ, सो दैट देयर इज अ सोसाइटल प्रेशर. वो होना बहुत ज़रूरी है, और वो आजकल पॉसिबल है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ GIS
and the frameworks which can be based on the GIS, and we have already done that. जी मैंने उनको एक NMCG को एक पोर्टल बना के दिया था एज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विच वी आर डूइंग, जी कि डीजेबी जो भी कर रही है उसका, क्योंकि आई एम अ मेंबर ऑन द प्रिंसिपल कमेटी ऑफ द एनजीटी, तो सिटिंग देयर एवरी 2 months दे कम आउट एंड से कि हमने ये कर दिया है, एक वो टेबल लेके आते हैं जी एंड देन दे एक्सप्लेन कि हमने इतना पैसा इसमें लगाया, ये हमने किया. मैंने कहा उसका आई डोंट गेट ए फील कि अल्टीमेटली हुआ क्या, उसका असर क्या हुआ ऑन ग्राउंड. सो मैंने कहा कि इसको आप जीआईएस के ऊपर डालो, विच दे डिडंट. 6 महीने निकल गए. देन आई ऑफर्ड टू दिस चेयरमैन ऑफ द कमेटी, मैंने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, एटलीस्ट फॉर दिस सेगमेंट वी कैन शो केस कि क्या मैं कह रहा हूँ, एंड वी विल गिव देम ए, सो वी गिव देम ए पोर्टल वेयर वी हैव इम्प्लीमेंटेड ऑल दीज थिंग्स कि अगर आपने यहाँ से इतना पानी, इतना सीवेज उठाया है, ये हमने डाइवर्ट किया है, देन व्हाट इज द एविडेंस दैट उसके नीचे जो है आपका उसका असर हुआ है. सो यू हैव टू टेक द सैंपल्स एंड सी कि इतना यहाँ तो डिस्चार्ज कम हुआ है जो पहले जा रहा था नीचे सीवेज, यहाँ उसका द कंसंट्रेशन जो है वो ठीक हुई है. सो यू हैव टू इफेक्टिवली प्रूव दैट कि आपने जो किया है उसका असर भी हुआ कि नहीं हुआ. सो वी शोकेस टू देम and they liked it very much, and it's still there, but how much is being used I don't know. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी सिर्फ हाइड्रोलॉजी रिवर्स के नहीं बल्कि इसके बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ों पर बात करने के लिए, और साथ ही ये भी बताने के लिए किस तरह से स्टेक होल्डर्स का इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है. और जब हम गंगा संवाद यात्रा की बात कर रहे हैं तो हम यही चाह रहे हैं कि न सिर्फ पॉलिसी मेकर्स जिसमें आप जैसे एक्सपर्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस भी इंक्लूडेड होंगे, कि वो कैसे गंगा को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, और जो लाइफलाइन है, जीवन रेखा है, उससे और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हों और सभी उसमें अपना अपना योगदान दे सकें. The answer is, I think I'll just like to add one thing, that when we talk of river basin, the whole thing has to be divided into small components. The village is the area which is under the district, or district can be further divided because the district collector will be having so many blocks coming under him. So the areas have to be seen, because when you do the aggregation आपको पता नहीं चलता कि क्या हुआ उसका, आपको माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा, एंड दीज थिंग्स हैव टू बी प्रूव्ड एट दैट लेवल कि हमने अपना अपना काम सबने कर दिया. और अगर सब लोग अपना मिलके काम करेंगे विद अ डायरेक्टिव कि क्या करना है उनको, विद अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस, आई एम certain that we can overcome all these issues which we are grappling with for the last many years. होपफुली जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ये चीज़ इस तरह से हो और जल्दी से जल्दी हो, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हो. प्रोफेसर ए.के. गोसाई, आप हमारे साथ आपने बातचीत की, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगर मौका मिला तो हम फिर आपसे कभी इस बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे. यू आर वेलकम, कभी भी आप आना चाहो जी. आप आईआईटी में आइए, हम जहाँ पे बैठते हैं आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे जो हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अब बातचीत में तो सारा नहीं पता चल सकता, तो लेकिन देखने से आप जब देखोगे खुद, उसके बाद आप रियलाइज कर पाओगे कि उनका क्या असर हो सकता है और उनका कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए. नमस्कार.